तो मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो हो सकता है कि आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है इसमें डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि अभी बगल में शादी हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही मैं ना दरवाज़ा वगैरह बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो सॉरी, वीडियो बहुत जल्द आने वाला था लेकिन इसी कारणवश लेट हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ग्रोसियस के योगदान का मूल्यांकन करें। ये BBMKU सेमेस्टर 5 और BBU दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, DSC 1A का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ग्रेसियस का योगदान। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो विकास हुआ उसमें ग्रेसियस का योगदान कैसे रहा। तो देखिए मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। हो सकता है कि मैं इसमें ज़्यादा डीपली ना समझाऊँ, तो अगर ना समझ आए तो आप कॉल वगैरह को करके पूछ सकते हो, जैसे मर्जी वैसे पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए ग्रोसियस का नाम पहले हुर्गो वान ग्रूट था। ठीक है, ग्रोसियस का जो नाम था वो पहले हुर्गो वान ग्रूट था, लेकिन संसार में लोगों उसे हुर्गो ग्रोसियस से पुकारते हैं और वह इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। उनका जन्म हॉलैंड में 1582 में हुआ था, और जब हॉलैंड में और स्पेन से युद्ध चल रहा था उस समय वह छोटा था, उनका मात्र 11 वर्ष था। उस समय वह युद्ध को देखा था, समझा था, उनका प्रभाव को महसूस किया था। इसलिए वह इसमें सुधार लाने के लिए मात्र 11 वर्ष से ही कानून विधि का शिक्षा लेना शुरू कर दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता चला गया और कानून से संबंधित कई पुस्तक भी प्रकाशन किए जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और लोगों उनका तारीफ और सम्मानित भी किए। उसने अपने नियम में यह भी बताया कि खुला समुद्र किसी भी राष्ट्र का नहीं हो सकता। उसने एक किताब का प्रकाशन किया जिसका नाम युद्ध तथा शांति का विधि था। देखिए मैं आप सभी को बताता हूँ क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है ना कि जो ग्रोसियस था ना, वो ग्रोसियस जो था ना वो मात्र देखो जिस टाइम उसका जैसे देखिए उसका जन्म जो हुआ था वो हॉलैंड में हुआ था। ठीक है, और हॉलैंड में हुआ था ना तो वहाँ पे युद्ध चल रहा था स्पेन और हॉलैंड से। तो उस टाइम वो 11 वर्ष के थे। उसी टाइम उसको लगा था कि हमें कुछ ना कुछ करना, और वो 11 वर्ष की उम्र में ही अपना पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया और कानून के बारे में जानना शुरुआत कर दिया। ठीक है, इसी के बारे में बोला गया और इसने बहुत सारा बुक भी छापा हो। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में, और इसका बुक भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका बुक का प्रसार किया, और इसका जो पहला बुक था उसका नाम था युद्ध तथा शांति का विरोध था। अब देखते हैं ग्रोसियस के प्रभाव से पृथ्वी पर बहुत सारी कुर्तियां जो समाप्त हो गई, और ग्रोसियस की पुस्तक की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, देखिए ग्रोसियस ने यह तर्क दिया कि राज्यों में वही नियम लागू होने चाहिए जो व्यक्ति को नियंत्रित करें। दूसरा है कि उसने शांति की विधि प्रस्तुत की जो बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। तीसरा है कि उसका विधि राज्यों को शांत करने वाला विधि था। देखिए दोस्तों मुझे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसलिए अगर ये वीडियो ना समझ आए तो इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ। अलग अलग विद्वानों द्वारा कहा गया शब्द, देखिए अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा। तो मैक्सी के शब्दों में मैक्सी ने कहा कि ग्रोसियस के जीवन की सर्वोत्तम रचना थी, जिसे आधुनिक काल में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर सबसे पहली तथा व्यापक रचना माना जाता है। जो मैं इसके पहले ना जो दिया था ना, यानी ग्रोसियस ने इसके पहले जो बुक छापा था ना उसका तारीफ किया कौन, मैक्सी ने किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा तारीफ कौन किया, ओपेनहेम ने किया। ओपेनहेम ने क्या बताया, इसने कहा कि भावी पीढ़ियों के लिए ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय कानून के पिता के रूप में जाना जाता था। भावी पीढ़ी पहले पीढ़ी जो था वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को के पिता के रूप में ग्रोसियस को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर कहा जाए ना तो एक्चुअल में अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो विकास किया है ना वो ग्रोसियस ने किया है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रोसियस द्वारा प्रतिपादित विचार इस प्रकार है। पहला, प्राकृतिक कानून। ग्रोसियस के अनुसार अलग अलग समुदाय के आपसी व्यवहार को ही प्राकृतिक कानून कहा गया है। ग्रोसियस के अनुसार अलग अलग समुदाय को आपसे जो व्यवहार होता है ना उनके बीच में जो आपसी व्यवहार है, चाहे वो जिस प्रकार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वही आपसी व्यवहार को प्राकृतिक कानून कहा गया है। ठीक है, अगर हम दूसरा बात करें तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, यही प्राकृतिक कानून से ही रिलेटेड है। ग्रोसियस का मानना है कि सभी राष्ट्रों के निवासियों की प्राकृतिक एक होती है और इसलिए वे प्राकृतिक नियमों के आदेशों का पालन करते हैं, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संबंधित आपसे अपने अपने नियम के अनुसार करते हैं, और यही नियम कानूनों का एक अंग बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं परंपरागत नियम। इसने कहा कि यह उन नियमों का संग्रह है जो लोगों द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। देखिए नेक्स्ट है आलोचना। अब देखते हैं इसका आलोचना मीन्स होता है बुराई, कि बहुत सारे लोगों ने इसका देखिए हर कोई इंसान अच्छा करता है तो उसके पीछे होता है ना बुराइयां करने वाले भी लोग होते हैं। तो देखते हैं अब इसका कौन कौन बुराई किया। ठीक है, उसी को बोलते हैं आलोचना। बहुत सारे विद्वानों ने ग्रोसियस की तर्क प्रणाली और विश्लेषण तथा उनके विचार को गलत सिद्ध किया। साथ ही कहा गया कि ग्रोसियस अपने रचनाओं में सभी उदाहरण प्राचीन साहित्य पहले के साहित्य और इतिहास के लिए किए हैं, यानी कि जितना ग्रोसियस ने अपना रचना किया वो सिर्फ पुराने समय के है, ऐसा लोगों का कहना है, और इतिहास के लिए किए गए हैं।
साथ ही ग्रोसियस के विचार को असंतुलित तथा अव्यवहारिक मानकर भी आलोचकों ने उसकी आलोचना की। मतलब जो बुराई करने वाले लोग थे ना, वह कहा कि जो ग्रोसियस का विचार है ना वह अव्यवहारिक है, यानी व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, और संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है। इस प्रकार से ये बुराइयां किया उसका। साथ ही एक विद्वान हॉलैंड ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियम को स्पष्ट करने वाला ग्रोसियस नहीं है बल्कि जटिल था। इसने बोल रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास किया वो ग्रोसियस सही नहीं, ठीक है, इसने बोला कि जटिल है। इस प्रकार इनका आलोचनाएं किया गया, ठीक है। अब देख सकते हैं ग्रोसियस का योगदान। तो ग्रोसियस का निम्नलिखित योगदान रहा। बहुत सारी कमियों के बाद भी इनका एक खास महत्व, और क्योंकि इसके पहले कोई विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार नहीं किया था, इसने ही पहली बार विश्लेषण किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संसार की प्रायः सभी प्रमुख भाषाओं में ग्रोसियस के ग्रंथ प्रकाशित हुए। इसने जो बुक छापा था ना वो सारा भाषा में छापा गया था, ठीक है, और हर एक लोगों तक पहुंचा। तीसरा, ग्रोसियस के विचार को अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा प्रश्नों को हल करने के लिए किया गया। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के इतिहास पर ग्रोसियस का स्थायी प्रभाव पड़ा। अस्थायी प्रभाव मतलब होता है जो कभी वो हट नहीं सकता है। पाँचवें, ग्रोसियस ने अपनी पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय कानून को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्रदान किया, ठीक है। छठा देखते हैं कि युद्ध से लोगों मुक्त होना चाहते थे, इसलिए ग्रोसियस का विचार को अपनाया गया, प्रचार भी किया गया, ठीक है। सातवें देखते हैं उसने अंतर्राष्ट्रीय कानून को नई दिशा प्रदान किया और सटीक व्यवस्था भी किया। देखिए दोस्तों, मैं आपको निष्कर्ष बताता हूँ, ठीक है, निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है। लेकिन निष्कर्ष बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर देखिए आज तक मेरे यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ जो मैंने जल्दबाजी में बताया। ये मेरा पहले ऐसे वीडियो जिसको मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तभी आप लोग नोट्स लिख लो, और कल हम सुबह क्या करेंगे, इसका हम नोट्स मतलब फिर से वीडियो बना देंगे। अगर कमेंट करते हो तो आपको दो चीज़ कमेंट करना है कि हाँ समझ में आ गया, समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो बोलो समझ में नहीं आया, तो हम देखेंगे कितने सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया। अगर ज़्यादा से अधिक लोग कमेंट करेंगे नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, इसका वीडियो फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट हम हमेशा चाहते हैं। तो इसलिए हम हर एक समस्या को आपको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखना, देखिए निष्कर्ष में लिखने के अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ग्रोसियस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बहुत लोगों ने इसका बुराया भी किया, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में ग्रोसियस का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।